प्रयागराज में खूनी खेल के 7 आरोपियों में से एक अरबाज एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, लेकिन बाकी के 6 दहशतगर्द कहां हैं, ये अभी भी बड़ा सवाल है। इस जघन्य कांड को लेकर प्रयागराज से लखनऊ तक हलचल तेज है। खबर है कि जांच एजेंसियों ने अब तक शूटर की भी पहचान कर ली है, जिसमें एक शूटर का नाम साबिर है, जबकि दूसरा गुलाम हसन है। देखिए, इस पूरे मामले में 72 घंटे तक पुलिस के हाथ खाली जरूर थे, लेकिन सरकारी अमला कल से एक्शन में आ गया है। कल शाम सबसे पहले पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी को मार गिराया गया, उसके बाद सदाकत खान नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और आज भी प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सीसीटीवी में जो 2 शूटर नजर आ रहे थे उनकी पहचान कर ली है। एक का नाम साबिर है और दूसरे का नाम मोहम्मद गुलाम हसन बताया। वारदात के बाद से ही दोनों शूटर फरार हैं। गुलाम हसन तो इस शूट आउट में नामजद आरोपी भी है। गुलाम का नाम इस वजह से भी चर्चा में है क्योंकि वो भाजपा नेता राहिल हसन का भाई है। गुलाम के पकड़ में आने के बाद जांच एजेंसियों ने राहिल को हिरासत में ले लिया। राहिल हसन पिछले 3 दिन से एसटीएफ की हिरासत में है। पुलिस की छापेमारी के बाद गुलाम के घर के बाकी सदस्य भी गायब हैं। गुलाम हसन अपने माता पिता और भाई राहिल हसन के साथ इसी मकान में रहता था। राहिल हसन बीजेपी का नेता है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का महानगर अध्यक्ष है और वारदात के बाद जब पुलिस को गुलाम हसन के बारे में पता चला तो गुलाम हसन को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापेमारी की। एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की, लेकिन गुलाम हसन नहीं मिला। पुलिस ने राहिल हसन, जो कि गुलाम हसन का भाई है, उसे अपनी हिरासत में ले रखा है। जिस सदाकत अली खान को गिरफ्तार किया गया वो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में रहता था। दावा है कि हॉस्टल के कमरे में ही शूट आउट की साजिश रची गई थी। हालांकि हॉस्टल के सचिव बरकत अली ने सदाकत के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। तो एक थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मुस्लिम हॉस्टल से और यूनिवर्सिटी के प्रशासन से मिल करके हम लोगों ने इसको खाली कराया था। उसमें 7 कमरे अवैध रूप से जो रह रहे थे उसको खाली करा दिया गया था और उसमें ताला लगा दिया था। उसके बाद ये सारे तो कमरे जो ऐसे लड़के हैं जो अवैध रूप से रहना चाहते हैं उन्होंने ताला तोड़ करके उसमें कब्जा कर लिया है। इस मुस्लिम हॉस्टल में कई छात्र अवैध तरीके से रहते हुए पाए जा चुके हैं। 3 महीने पहले भी जब सर्च अभियान चला था तब 7 कमरों में अवैध छात्र पाए गए थे। कार्रवाई तो हुई, लेकिन फिर से ताला तोड़कर कमरे पर कब्जा जमा लिया गया। उमेश पाल मर्डर केस में बिरयानी कनेक्शन भी सामने आया है, क्योंकि वारदात में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल हुआ था वो बिरयानी की दुकान वाले नफीस अहमद की थी। हालांकि नफीस ने 1 महीने पहले ये कार किसी महिला को बेच दी थी। बिना नंबर की क्रेटा कार अतीक के घर के पास से ही बरामद हुई थी। कार मिलने के बाद नफीस और कार मालिक महिला दोनों फरार थे। बिरयानी रेस्टोरेंट संचालक नफीस का अतीक अहमद गिरोह से पुराना कनेक्शन है। अतीक अहमद की जमीन पर ही नफीस की बिरयानी शॉप चलती थी। सरकारी अमले ने 2020 में नफीस के किचन पर बुलडोजर चलाया था। 1 साल बाद उसके पुराने रेस्टोरेंट पर ही बुलडोजर चल चुका है। सीएए और एनआरसी आंदोलन में धरने पर बैठी महिलाओं को बिरयानी बांटकर ही नफीस सुर्खियों में आया था। खबर है कि जो अपराधी इस शूट आउट में शामिल थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। सरकारी विभाग आरोपियों के घरों की कुंडली निकाल रहा है और जैसे ही खामियां मिलेंगी बुलडोजर एक्शन में दिखाई देगा। उधर विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने समय समय पर सरकार को लताड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज चल रहा है। सरकार ये कहती है कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को। जिस तरीके से डायलॉग मारे जाते हैं फिल्मों में, ये सरकार डायलॉग से चल रही है। सरकार डायलॉग से चल रही है और जिस सरकार का परमानेंट डीजीपी ना हो, एक ही अधिकारी पर इंटेलिजेंस हो, एक ही अधिकारी पे सब कुछ हो, उसके बाद कैसे उम्मीद कर सकते हो कि प्रशासन सही खबर मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचाएगा। इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है, उसी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। प्रयागराज की घटना को लेकर एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ आक्रोश।
प्रयागराज में वकीलों ने लगातार दूसरे दिन हड़ताल की और कचहरी चौराहे के पास नारेबाजी की।